बार हमने मोची से अतीत का जिक्र ही नहीं किया, साथ ही चुपचाप एक दूसरे को वी चैट से हटा दिया, दूरी बनाए रखी और अलग अलग जिंदगी चुन ली। अलग होने के बाद वह अपने पुराने प्यार के साथ विदेश चली गई आगे पढ़ाई करने और मैं यहीं स्थानीय अस्पताल में रह गया। 7 साल बाद वह शेयर बाजार की एक टॉप ट्रेडर बन गई और उसने खुलकर अपने पुराने प्यार के साथ सगाई की तारीख भी घोषित कर दी। क्लास रियूनियन में सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। बाई निंगबिन भीड़ के बीच में खड़ी थी, वांग निंग का हाथ पकड़े हुए और सबकी प्रशंसा का आनंद ले रही थी। निंगबिन, कमाल कर दिया तुम तो बस कुछ साल ही न्यूयॉर्क वॉल स्ट्रीट गई थी और अब सबसे संभावित ट्रेडर बन गई हो। तुम तो हमारे ए सिटी नंबर 1 हाई स्कूल का गर्व हो। हाँ, सुना है वॉल स्ट्रीट के बड़े लोग भी उसे डिनर के लिए बुलाते हैं। सिर्फ कंसल्टेशन फीस ही लाखों में मिलती है, जो हमारे जैसे आम लोगों की साल भर की कमाई होती है। भीड़ में किसी ने पूछा, निंगबिन, मैं भी हाल ही में स्टॉक्स में निवेश कर रहा हूँ, क्या तुम पुराने क्लासमेट होने के नाते मुझे कुछ अंदर की जानकारी दे सकती हो? फिर किसी ने पूछा, निंगबिन, क्या तुम वांग निंग से सगाई करने वाली हो? बाई निंगबिन ने प्यार से वांग निंग की ओर देखा और कहा, हाँ, हम 20 दिसंबर को सगाई कर रहे हैं। चारों तरफ फिर से बधाइयों की आवाज गूंजने लगी। एक पुराने सहपाठी ने पूछा, निंगबिन, क्या तुम्हारा जियांग चेंग से अभी भी कोई संपर्क है? तुम दोनों का प्यार बहुत मशहूर था, सुना है तुम्हारा पहला गाना भी उसी के लिए था। मेरा नाम सुनते ही मैंने देखा कि बाई निंगबिन की मुस्कान अचानक सख्त हो गई। उसके पास खड़े वांग निंग ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, अरे अब तो हम शादी करने वाले हैं। बचपन का प्यार ज्यादा समय तक नहीं चलता, वह सब खत्म हो चुका है। उसने जियांग चेंग को बहुत पहले भुला दिया। भीड़ फिर से उनकी जोड़ी की तारीफ करने लगी, लेकिन मैं जानता था कि वह गाना उसने मुझे प्रपोज करते समय खुद लिखा था। पिछले जन्म में हम स्कूल के दिनों से ही एक दूसरे से प्यार करते थे। वह पहली नजर का प्यार था। उसने कभी सच्चे दिल से मुझसे कहा था, जियांग चेंग, मेरी आंखों में देखो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आंखें झूठ नहीं बोलती। मैंने उस पर विश्वास किया, लेकिन अफसोस, पिछले जन्म में उसने झूठ बोला। मैं शांत भाव से हॉल में दाखिल हुआ। एक सहपाठी ने मुझे देख लिया। जियांग चेंग, तुम इतनी देर से क्यों आए और ये क्या पहन रखा है? अभी अभी काम से आए हो क्या? कहाँ मजदूरी कर रहे हो? यहाँ इतने सफल लोग हैं, उनसे कोई अच्छी नौकरी लगवा लो। मेरे कपड़ों को देखकर कई लोग मजाक उड़ाने लगे, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया, बस मुस्कुराकर शांति बनाए रखी। बाई निंगबिन मेरी एंट्री के बाद से लगातार मुझे देख रही थी। मैंने शालीनता से कहा, काफी समय हो गया निंगबिन। वह हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब था। फिर व्यंग्य में बोली, जियांग चेंग, इतने सालों बाद भी तुम वैसे ही हो, बिना किसी प्रगति के। वांग निंग ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और मेरे सामने जैसे अधिकार जताते हुए बोला, निंगबिन, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? वह भले ही मुश्किल में हो, लेकिन हमें उसे और चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। जियांग चेंग पहले ही बहुत दुख झेल चुका है। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, लेकिन जियांग चेंग, ये क्या पहन रखा है तुमने? बिल्कुल अजीब लग रहे हो। अब तुम छोटे नहीं हो। एक आदमी को खुद को संभालना चाहिए, नहीं तो कोई लड़की पसंद नहीं करेगी। चाहो तो मैं तुम्हें कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट दे सकता हूँ। उसकी बात पर सभी हंस पड़े। वांग निंग महंगे ब्रांड्स में सजा हुआ था। उसके हाव भाव में अमीरों वाला रौब था, जबकि मैं अभी अभी ऑपरेशन थिएटर से निकला था। लगभग 24 घंटे से सोया नहीं था और पूरी तरह थका हुआ था। मैंने बस आरामदायक कपड़े पहने थे, जो किसी ब्रांड के नहीं थे, सड़क किनारे की दुकान से खरीदे थे। मैंने शांत स्वर में कहा, जरूरत नहीं है, और चुपचाप बैठकर खाना खाने लगा, क्योंकि लंबे ऑपरेशन के बाद मैं पूरे दिन भूखा था। तभी बाई निंगबिन मेरे पास आई। उसने 10 लाख रुपए का चेक मेरे सामने रख दिया और कहा, ये पैसे मैं तुम्हारी मदद के लिए दे रही हूँ, पुराने रिश्ते के खातिर। अपने लिए कुछ अच्छा करो, एक बेहतर नौकरी ढूंढो, कुछ अच्छे कपड़े खरीदो और खुद से प्यार करना सीखो। जियांग चेंग, जो बीत गया वो बीत गया, उसमें मत उलझो। अगर तुम छोड़ो, वो जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि तुम मेरी वजह से खुद को बर्बाद मत करो, ठीक है? मैंने हैरानी से उसकी ओर देखा। उसकी अधूरी बात ने मुझे सोच में डाल दिया। पिछले जन्म में मैंने ऐसा क्या किया था कि इस जन्म में उसने बिना सोचे समझे मुझे छोड़ दिया? पिछले जन्म में हम स्कूल से शादी तक साथ थे। उसका सपना था संगीत और मेरा सपना था डॉक्टर बनना। दोनों ही रास्ते पैसे और मेहनत मांगते थे, इसलिए किसी एक को त्याग करना था। मैंने उससे प्यार के कारण अपना मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएशन छोड़ दिया और जल्दी नौकरी कर ली, ताकि उसकी सपनों को पूरा कर सकूं। वह बार बार असफल होती रही, टूटती रही, और मैं हर बार उसका सहारा बना। मैं उसके लिए एक कभी खत्म न होने वाला पावर बैंक बन गया था। हर दिन थक कर घर आता और फिर भी उसे संभालता। मुझे लगा था कि वह मेरे प्यार को समझेगी, लेकिन जब उसने एक नई गिटार खरीदने की जिद की और मैंने पैसों की कमी के कारण मना किया, तो उसने गुस्से में गिटार तोड़ दिया। उसने चिल्लाकर कहा, तुम जानते हो, अगर मैंने उस समय वांग लिन की बात मानी होती और उसके साथ अमेरिका चली जाती, तो मुझे ये मुश्किल जिंदगी नहीं जीनी पड़ती। उसने कहा, मुझे सच में पछतावा है कि मैं तुम्हारे साथ रही। बाद में उसने गिटार बजाना छोड़ दिया, अपने सपनों को खो दिया, और मैं भी उसकी उस बात की वजह से। मुझे सच में पछतावा है कि मैं तुम्हारे साथ रही। आधी रात को रोता रहता था, लेकिन मैंने आखिरी कोशिश की। मैंने उसे गले लगाकर कहा, निंगबिन, मैं चाहता हूँ कि हम एक बच्चा करें। उसने मुझे जोर से धक्का दे दिया। उसकी आंखों में साफ नफरत थी। हमारी आर्थिक हालत में क्या हम अभी बच्चा कर सकते हैं? और मैंने पहले ही कहा है, मुझे बच्चे पसंद नहीं है। मैं तुम्हारे साथ बच्चा नहीं चाहती। उन दो वाक्यों ने मेरी आंखों में बची आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी। नए साल के दौरान सामने से आती एक तेज ट्रक ने हमारी जान ले ली। उस पल मुझे डर नहीं लगा, सिर्फ एक तरह की मुक्ति महसूस हुई। अब हम दोनों फिर से जन्म ले चुके हैं और दोनों ने एक दूसरे से दूरी बनाए रखने का फैसला किया है। पुराने रिश्ते को याद करने की कोई
कोई जरूरत नहीं है। मैंने चुपचाप चेक वापस उसकी तरफ सरका दिया। जरूरत नहीं, मैं किसी अजनबी से कुछ नहीं लेता, धन्यवाद। उसने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, जियांग चेन, क्या मैं अजनबी हूँ? इसका क्या मतलब है? मैंने शांत होकर कहा, कपड़े मैं खुद खरीद सकता हूँ, चाहे मेरी नौकरी कुछ भी हो। मुझे लगता है कि मेरा काम बहुत सम्मानजनक है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि मैं खुद को बर्बाद कर रहा हूँ। ये पैसे किसी जरूरतमंद को दे दो। वह चेक पकड़े वहीं खड़ी रह गई, होंठ भींचे हुए। वांग लिन उसके पास आया, चेक को देखते हुए। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन उसने फिर भी नरमी का दिखावा किया। जियांग चेन, अगर तुम हमारी मदद नहीं लेना चाहते तो हम तुम्हें कुछ और ठोस दे देते हैं। मैंने हाल ही में चेंगफू एवेन्यू पर एक सैलून खोला है, तुम सीधे वहाँ आ जाओ। मैं तुम्हें एक प्रशिक्षु के रूप में रख लूंगा। सैलरी ज्यादा नहीं है, लेकिन 6000 मिलेंगे और तुम एक हुनर सीख पाओगे। कैसा रहेगा? तुम्हारी मौजूदा नौकरी से तो ये कहीं बेहतर है। मैंने शांति से खाना खाते हुए उनकी पेशकश ठुकरा दी। आपकी दया के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं अपनी नौकरी से संतुष्ट हूँ। फिलहाल नौकरी बदलने का कोई इरादा नहीं है। आसपास के कुछ सहपाठी मुझ पर चिल्लाने लगे, जियांग चेन, तुम अच्छे लोगों की कद्र क्यों नहीं करते? बाई निंगबिन और वांग लिन तुम्हारी मदद कर रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं, नौकरी भी। जल्दी से मान लो। सही कहा, इतनी खराब हालत में भी इतना घमंड। ऐसे हाल में भी रियूनियन में आ गए, जरूर मदद लेने आए हो। अब दिखावा क्यों कर रहे हो? वांग लिन नकली मुस्कान के साथ बोला, सब लोग ऐसा मत कहो, शायद जियांग चेन सच में अपनी नौकरी पसंद करता है। फिर मेरी तरफ मुड़कर बोला, जियांग चेन, ये हमारी तरफ से मदद है। तुम्हारी मेहनत को देखते हुए ही हम तुम्हें ये मौका दे रहे हैं। सिर्फ अपने अहंकार की वजह से ये मौका मत गंवाना। मैंने फिर शांत स्वर में कहा, सच में जरूरत नहीं है, धन्यवाद। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस तरह जबरदस्ती पैसे और नौकरी थोपने का मतलब क्या है। वांग लिन अब भी मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में तिरस्कार साफ दिख रहा था। बाई निंगबिन ने तंज कसते हुए कहा, तुम्हें मदद करना सच में बेकार है। कीचड़ को कितना भी उठाओ, वह दीवार पर नहीं चढ़ सकता। उसके इस ताने के बाद कई पुरानी महिला सहपाठी मेरे पास आईं और मुझे शराब पिलाने की कोशिश करने लगी। जियांग चेन, तुम्हारी हालत इतनी खराब है, एक ड्रिंक पी लो, मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगी। सभी हंसने लगे। किसी ने मेरी मदद नहीं की। मैंने भौहें सिकोड़ ली। यह रियूनियन मेरी उम्मीद से बिल्कुल अलग था। अगर मैं किसी का इंतजार न कर रहा होता तो अब तक वहाँ से चला गया होता। तभी बगल में खड़ी बाई निंगबिन ने अचानक सिगरेट बुझाई और मुझे परेशान कर रही महिला का हाथ पकड़ लिया। वांग लिन ने उसका हाथ खींचते हुए कहा, निंगबिन, तुम क्या कर रही हो? उसने ठंडे स्वर में कहा, सही काम कर रही हूँ, ये रियूनियन है, पागलपन दिखाने की जगह नहीं। उसने उस महिला को धक्का देकर अलग कर दिया। वह महिला उससे उलझने की हिम्मत नहीं कर पाई, लेकिन मुझे घूरने लगी। मैंने अनायास ही बाई निंगबिन की ओर देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह मेरी मदद करेगी। वांग लिन गुस्से से भर गया, लेकिन फिर भी मुस्कुराते हुए बोला, सुना है कि चेंगहुआ ग्रुप की बेटी और उसके पति ऊपर पार्टी कर रहे हैं, शायद आज हमें उन्हें देखने का मौका मिल जाए। यह सुनकर सभी उत्साहित हो गए। सुना है वो बहुत सुंदर और अमीर है और उसके पति की पहचान अभी तक सामने नहीं आई। क्या आज हमें देखने को मिलेगा? जल्द ही कई बॉडीगार्ड्स एक छोटी लड़की को लेकर हॉल में आए। भीड़ उत्साहित हो उठी। मुझे चिढ़ाने वाली लड़की फिर बोली, जियांग चेन, अगर वांग लिन नहीं होता तो तुम्हारे जैसे लोग कभी भी इतनी बड़ी हस्ती की बेटी को नहीं देख पाते। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो घुटनों पर गिरकर उसका धन्यवाद करती। मैंने बिना भाव बदले उस छोटी लड़की की ओर देखा। बाकी सभी लोग चापलूसी भरी निगाहों से उसकी तस्वीरें लेने लगे। यहाँ तक कि वांग लिन भी आगे बढ़कर बोला, बेटा, तुम्हें कुछ खाना है, अंकल तुम्हारे लिए खरीद देंगे। वह लड़की उसकी बातों को नजरअंदाज करती हुई सीधे मेरी ओर आई। वह मुस्कुराई और दौड़कर मेरे गले लग गई। पापा, आप आखिरकार आ गए। उसका ठंडा चेहरा अब शिकायत भरे भाव में बदल गया था। आप कल क्यों नहीं आए? मुझे आपकी बहुत याद आई। मैंने उसे गोद में उठाकर प्यार से कहा, पापा काम में थे। मैंने कल ही कहा था ना, आज छुट्टी है, मैं तुम्हें घुमाने ले जाऊंगा, ठीक है? मेरी बेटी जियांग यूचेन तुरंत सिर हिलाने लगी। ठीक है, पापा सबसे अच्छे हैं। यह दृश्य देखकर सभी सहपाठी हैरान रह गए। कुछ के चेहरे पर जलन साफ दिख रही थी। तभी एक खूबसूरत महिला ऊपर से जल्दी जल्दी नीचे आई। पति, मैंने मैनेजर से सुना कि आप यहाँ हैं। आपने काम खत्म कर लिया तो मुझे बताया क्यों नहीं? मैं आपको लेने आ जाती। होटल मैनेजर ने सबको बताया। ये है चेंगहुआ ग्रुप की सीईओ शेन जिए और ये जियांग चेन की पत्नी है। आप सभी जो भी चाहें बेझिझक कहें, हम पूरी मेहमान नवाजी करेंगे। यह सुनते ही सबके चेहरे बदल गए। कुछ लोग बेहद उत्साहित हो गए और जिन्होंने अभी अभी मेरा अपमान किया था उनके चेहरे सफेद पड़ गए। मेरे एक करीबी दोस्त ने हैरानी से पूछा, जियांग चेन तुम्हारी पत्नी शेन जी है? मैनेजर ने सम्मान से कहा, जियांग सर, तो यही वो रहस्यमयी पति है जिसकी पहचान कभी सामने नहीं आई थी और मैं अभी भी डॉक्टर के रूप में काम कर रहा हूँ। अस्पताल से लौटकर मैंने कहा कि थोड़ी देर में यह पार्टी खत्म करके घर जाकर आराम करूंगा। मैंने सिर हिलाकर कहा, ठीक है। शेन जी ने भीड़ में मौजूद वांग लिन को नजरअंदाज किया और उसकी नजर सीधे बाई निंगबिन पर जाकर टिक गई। उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम ही मेरे पति की एक्स हो, उस समय शादी न करने के लिए धन्यवाद। उसके व्यंग्य का सामना करते हुए बाई निंगबिन ने जटिल भावों के साथ मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में टूटन की झलक थी। क्या यही तरीका है मुझे सजा देने का? तुमने कितने पैसे खर्च किए इन दोनों को अभिनेता बनाने के लिए? मैंने अपनी बेटी को नीचे उतारा और शांति से उसका हाथ पकड़कर कहा, ये मेरी पत्नी है, शेन जी। बाई निंगबिन का चेहरा अविश्वास से हैरानी, फिर पीला और अंत में पूरी तरह खाली हो गया। अब मेरे पास नया प्यार, एक बच्चा और मेरा सपना वाला काम था। हर तरह से यह जिंदगी
जिंदगी खुशहाल थी। मेरी असली पहचान जानने के बाद सबकी नजरें बदल गईं। कुछ ही मिनटों में तिरस्कार से चापलूसी और फिर हालचाल पूछने तक का बदलाव आ गया। जो अभी तक जियांग चेन से शादी नहीं करना चाहती थी, वही उसे चेक देकर भगा रही थी। कितनी मजाकिया बात है। वांग लिन तो उसे नाई की दुकान में काम देने वाला था, जबकि वह तो शहर के पहले अस्पताल का मुख्य सर्जन है। रियूनियन खत्म होने से पहले ही मेरा मन भर गया। मैं अपनी पत्नी शेन जी और बेटी को लेकर जल्दी ही वहाँ से निकल गया। जैसे ही हम होटल से बाहर निकले, बाई निंगबिन पीछे दौड़ती हुई आई और मुझे पुकारा। मैंने शेन जी से कहा कि वह बेटी को कार में ले जाकर इंतजार करे। उसने चुपचाप सिर हिलाया। वह हमेशा की तरह मुझ पर भरोसा करती थी। बाई निंगबिन ने जटिल भावों के साथ पूछा, तुम शेन जी से कैसे शादी कर सकते हो? मैंने शांति से जवाब दिया, जब उसकी माँ अस्पताल में भर्ती थी, मैं उसका डॉक्टर था। वहीं से हम मिले। बाद में उसने मेरा पीछा करना शुरू किया। जिस दिन उसने मुझे प्रपोज किया, मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हें बच्चा चाहिए? उसने ईमानदारी से कहा, हाँ, मेरा सपना एक खुशहाल परिवार है। मैंने पूछा, क्या तुम मेरे मेडिकल रिसर्च को रोकोगे? उसने सिर हिलाया। हर इंसान की पूरी ऊर्जा सिर्फ परिवार में नहीं लगती। मैं तुम्हें हर चीज में सपोर्ट करूंगा। आखिर में मैंने पूछा, क्या तुम्हें पछतावा होगा? वह मुस्कुराया। मैं शेन जी कभी पछतावा नहीं करता। और फिर हमने एक नई शुरुआत की। स्वाभाविक रूप से प्यार किया, शादी की और एक साधारण शादी समारोह किया। यह सुनकर बाई निंगबिन की आंखें लाल हो गईं। वो छोटी लड़की सच में तुम्हारी बेटी है? लेकिन तुमने कहा था कि तुम सिर्फ मेरे साथ बच्चा चाहते हो। तुम किसी और के साथ कैसे कर सकते हो? मैंने हल्के से कहा, शायद तुम्हें गलत फहमी है बाई निंगबिन। जो बीत गया वो बीत गया। हम पहले ही अलग हो चुके हैं। अब कोई रिश्ता नहीं है। और पिछले जन्म में तुम मेरे साथ रहकर बहुत पछताती थी। बाई निंगबिन गुस्से में बोली। मैं पछताती थी क्योंकि तुमने कभी मेरा साथ नहीं दिया। तुमने पब्लिशर्स को ईमेल करके कहा था कि मेरे गाने न छापें। मैं हैरान रह गया। तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने तो हमेशा तुम्हारे सपनों का साथ दिया। मैं चाहता था कि तुम सफल हो। यह सुनकर वह स्तब्ध रह गई। तो फिर जब मैंने तुमसे गिटार खरीदने को कहा, तुमने मना क्यों किया? मैंने गहरी सांस ली। तुम्हें लगता है उस समय हमारे पास पैसे थे? मेरे पिता की बीमारी में सारी बचत खत्म हो गई थी। खाना खाने के पैसे मुश्किल से थे। क्या मैं चोरी करके गिटार लाता? यह सुनकर वह पूरी तरह टूट गई। असंभव। वांग लिन ने मुझसे कहा था कि तुमने ही कंपनियों को ईमेल भेजे। तुम डरते थे कि मैं सफल होकर तुम्हें छोड़ दूंगी। मैंने निराश होकर कहा, हम इतने साल साथ रहे और किसी की एक बात ने तुम्हें मुझ पर शक करा दिया? क्या ये मजाक नहीं है? मैंने आह भरकर वहाँ से जाना चाहा। पीछे से उसने पुकारा, जियांग चेन, क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो? मैंने दृढ़ता से सिर हिलाया। नहीं, मैं अपनी वर्तमान पत्नी और बेटी से ज्यादा प्यार करता हूँ। 1 महीने बाद खबर आई कि वांग लिन के पिता टैक्स चोरी और अन्य अपराधों में पकड़े गए। वांग लिन जो कभी अमीर था, अब बर्बाद हो गया। मैंने कहा, बिना ईमानदारी के व्यापार का यही अंजाम होता है। शेन जी ने मजाक में कहा, पति, ऐसा मत कहो, मैं तो ईमानदार हूँ। मैं हंस पड़ा। वह सच में हमेशा ग्राहकों का सम्मान करती थी। कुछ समय बाद मुझे बाई निंगबिन का फोन आया। उसने बताया कि उसने ही वांग लिन की शिकायत की थी। उसने कमजोर आवाज में कहा, मैंने कुछ दिन पहले जांच करवाई। मुझे फेफड़ों का आखिरी स्टेज का कैंसर है। क्या मैं तुमसे मिल सकती हूँ? मैं कुछ देर चुप रहा और फिर कहा कि वह रिपोर्ट लेकर अस्पताल आए। दोपहर में वह मेरे ऑफिस आया। बहुत कमजोर दिख रहा था। मैंने रिपोर्ट देखी और उसे भर्ती करवाया। वह रोते हुए बोला, मुझे पता था तुम मुझे छोड़ोगे नहीं। मैंने गलती की। क्या हम फिर से साथ हो सकते हैं? मैंने शांत लेकिन सख्त स्वर में कहा, हम पहले ही अलग हो चुके हैं। मेरा परिवार है। ऐसी बातें मत करो। वह मानने को तैयार नहीं था। तुम्हारे दिल में अभी भी मैं हूँ, नहीं तो तुम मेरी इतनी मदद क्यों करते? मैंने उसका हाथ झटकते हुए कहा, मैं सिर्फ पुराने रिश्ते के कारण मदद कर रहा हूँ। अगर इससे तुम्हें गलतफहमी हुई है तो माफ करना। पिछले जन्म में तुमसे शादी करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैं वहाँ से निकल गया। पीछे से वह चिल्लाया, क्या तुम्हें लगता है शेन जी सच में तुमसे प्यार करती है? सिर्फ मैं ही तुम्हारे लिए सही हूँ। मैं तेजी से आगे बढ़ गया। वह कभी नहीं बदला। जब खुद अच्छा होता है तो दूसरों को भूल जाता है और जब बुरा होता है तो जलता है। प्यार साथ मिलकर आगे बढ़ने का नाम है, लेकिन वह सिर्फ लेना जानता था। कुछ दिनों बाद वह गिटार लेकर मेरे ऑफिस में आया और गाना गाने लगा। मैंने परेशान होकर उसे बाहर जाने को कहा। वह मेरा हाथ पकड़कर माफी मांगने लगा। मैंने ठंडे स्वर में कहा, तुम जानते हो मुझे सबसे ज्यादा किस बात की खुशी है? कि हमारे बीच कोई बच्चा नहीं है। यही भगवान का सबसे बड़ा उपहार है। उसके माता पिता उसे वापस ले गए और माफी मांगी। मैंने साफ कहा, मैं शादीशुदा हूँ और अगर नहीं भी होता तो भी मैं उसके साथ नहीं रहता। कुछ समय बाद उसकी माँ का फोन आया। वह आखिरी समय में था। मैंने थोड़ी देर सोचा और उससे मिलने चला गया। बिस्तर पर वह बहुत कमजोर हो चुका था। उसने कहा, मैं बहुत बदसूरत लग रहा हूँ। मैं पहले बहुत असुरक्षित था, इसलिए अपनी असफलता का दोष तुम पर डालता था। अगर मुझे फिर मौका मिले तो क्या तुम मुझे चुनोगे? मैंने उसकी कल्पना तोड़ते हुए कहा, नहीं, जिंदगी में बार बार मौका नहीं मिलता और मैं अब तुमसे प्यार नहीं करता। बाई निंगबिन, तुम कभी नहीं बदलोगे। तुम कभी संतुष्ट नहीं रहोगे। जो इंसान संतुष्ट नहीं होता, उसे कितनी भी बार जिंदगी मिले, वह कभी खुश नहीं रह सकता। वह खुशी जिसे वह पाना चाहता था। बाई निंगबिन मुझे देखता रहा। उसकी आंखों से पछतावे के आंसू बहते रहे। क्या सच में कोई मौका नहीं है? मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने उसे दृढ़ता से नकारात्मक जवाब दिया। अब कोई मौका नहीं है। मैंने उसके चेहरे से लगातार गिरते आंसू देखे, लेकिन मेरे दिल में जरा भी हलचल नहीं हुई। सिर्फ एक शांत अंत जैसा सुकून था। उसने मेरे कपड़ों का किनारा पकड़ लिया। उसके पतले हाथ जोर
लगाने से सफेद पड़ गए थे। वह बार बार बुदबुदा रहा था। मुझे पता है मैंने गलती की। मैंने धीरे से उसका हाथ हटा दिया और कहा, बाय निंगबिन, हर गलती माफ नहीं की जा सकती और हर अफसोस को सुधारा नहीं जा सकता। तुमने कभी मुझ पर सच में भरोसा ही नहीं किया। वह बोला, जियांग चेंग, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ, चाहे दूर से ही तुम्हें देखता रहूं। मैंने सिर हिलाया, फिर मुड़कर खिड़की के पास चला गया। बाहर गिरते हुए सूखे पत्तों को देखते हुए कहा, पिछले जन्म में मैं सिर्फ तुम्हारे साथ मिलकर अपने सपनों को पूरा करना चाहता था, लेकिन तुमने मेरी मेहनत को हक समझ लिया और अपनी असफलताओं का दोष दूसरों पर डाल दिया। दरवाजे के पास खड़ी बाई निंगबिन की माँ चुपचाप आंसू पोंछ रही थी। मुझे पता था उसके दिल में दर्द है। पिछले जन्म में उसने मुझे अपने बेटे की तरह माना था, लेकिन ये सब बातें बाई निंगबिन कभी समझ ही नहीं पाया।